नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है और बहुत ज़्यादा स्वागत है। और क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और हम भी ठीक ठाक ही पढ़ा रहे हैं आपको, और जो भी हम आपको डिलीवर कर रहे हैं आप 100% उस पर भरोसा करें और आप जैसा कि करते भी हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया, मैथ्स और सूत्र पढ़ाए, मैंने आपको प्रत्याहार निर्माण पढ़ाया, उसको आपने बड़ा सराहा, बहुत ही ज़्यादा देखा। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही देखते हैं और बहुत ही पसंद भी करते हैं, और उनके जो नॉलेज है बहुत काम भी आ रहा है। तो इसको देखते हुए एक टॉपिक छोटा सा छूट रहा था व्यंजन में, चूँकि वर्णमाला का आप अंत कर देते हैं। प्रत्यय स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण हमने उच्चारण स्थान के आधार पर तो पढ़ा था, अकु विसर्जना नाम कंठा करके, लेकिन अभी हमने प्रत्यय स्थान के आधार पर नहीं पढ़ा था। संस्कृत में प्रत्यय स्थान के आधार से प्रश्न, एक आध प्रश्न हमेशा से ही आता रहा है और आगे चलकर भी आएगा भी। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको भी जानें कि प्रत्यय स्थानों के आधार पर कितने होते हैं स्वर और कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो बैठ जाइए, बहुत ही संभल के कापी पेन सभी लोग निकाल लीजिए, क्योंकि आपको प्रॉपर डेली के डेली नोट्स बनाकर चलने हैं। जितना भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ आप उसका नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में जाकर उसका 100% फ़ायदा उठाइए और लाभ पाइए और सफल होइए और अपनी ज़िंदगी जीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, सुसंगठित तरीके से। तो आज का देखो टॉपिक है प्रत्यय स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, प्रत्यय स्थान का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, किसी भी हम वर्ण को बोलते हैं, तो हम दो प्रकार से प्रयत्न करते हैं। या तो हम अभ्यंतर प्रयत्न करते हैं और या तो हम बाह्य प्रयत्न करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न करने का मतलब है कि जब हमारा जो आवाज़ है वो जब अंदर से आए, हालांकि आवाज़ तो हमेशा अंदर से आती है लेकिन पिच का अंतर होता है। तो अभ्यंतर माने जब अंदर से शब्द बोला जाए और बाह्य माने जब बाह्य से शब्द बोला जाए। तो दो प्रकार से हम प्रयत्न करते हैं। तो उसी जब हम दो प्रकार से प्रयत्न करते हैं तो दो हमारे प्रकार भी हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कहने की कोशिश करें, आप कहेंगे हमारे पास में दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं हम अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर, ऐसे अभ्यंतर प्रयत्न, ऐसे एक मिनट, अभ्यंतर प्रयत्न, और एक प्रयत्न होता है आपका बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है भाई। अब जो ये अभ्यंतर प्रयत्न है इसको कई लोग आंतरिक प्रयत्न भी लिखते हैं, तो उनका भी गलत नहीं है और कोई समस्या नहीं है। अभ्यंतर प्रयत्न लिखें, देखो थोड़ा सा गलत है, अभ्यंतर होना चाहिए था, अभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ऐसे लिखते हैं, के आधार पर व्यंजन। दो प्रकार से वर्गीकरण है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चे ये बात होती है कि सबसे पहली बात तो आप ये जानें कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं और बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं। प्रयत्न आप दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आप अभ्यंतर प्रयत्न करेंगे और दूसरा आप बाह्य प्रयत्न करेंगे। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आपके पास में होते हैं स्वर कितने, 5 प्रकार के, कितने, 5। वहीं पर अगर बाह्य प्रयत्न की बात करें तो इसके आधार पर होते हैं हमारे पास में 11। कितने? तो सबसे पहली बात तो यही है, पूछा जाता है कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 5। और कहा जाए बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 11। आंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने, 5, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने, 11। सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले हम करने वाले हैं अभ्यंतर प्रयत्न। ये 5 हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, पहले की बात करें तो पहले को हम कहते हैं स्पृष्ठम। क्या कहते हैं, स्पृष्ठम, एक नंबर हो गया। दूसरे को कहते हैं हम ईशत स्पृष्ठम। आप चाहें तो संस्कृत की जगह पर हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं स्पृष्ट और ईशत स्पृष्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम संस्कृत में ही लिखना चाहें। फिर आता है, आगे आता है स्पृष्टम, ईशत स्पृष्टम, फिर आता है ईशत विव्रतम, ईशत विव्रतम,
अगला क्या होता है? अगला होता है विव्रतम, और फिर अगला होता है संव्रतम। ठीक, ये देखो 5 प्रकार होते हैं हमारे पास में। हमारे पास 5 प्रकार कौन कौन से हैं? हमारे पास में पहला है, प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो हमको प्रकार याद करने हैं कि प्रकार होते हैं तो उनका नाम कौन कौन सा है। अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर 5 और वाय प्रश्न के आधार पर 11। कौन कौन से? इस पृष्ठम, ईसद इस पृष्ठम, विव्रतम, ईसद विव्रतम, विव्रतम और संव्रतम। ठीक, हिंदी में पढ़ते हो विव्रत, संव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध संव्रत, बस वही चीज़ है ये, बस थोड़ा सा इसमें अलग है। इस पृष्ठ का मतलब देखो, याद करो, जब मैंने कहा था जो स्पर्शी वर्ण होते हैं उनका दूसरा नाम होता है स्पृष्ट वर्ण। स्पर्शी कहें, चाहे वर्गीय कहें, चाहे स्पर्श कहें, कुछ भी कहें, और स्पृष्ट कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 1 से लेकर 25 तक, का से लेकर के माँ तक। तो इसके लिए एक सूत्र क्या दिया गया था? पाणिनि ने क्या दिया था? पाणिनि ने कहा था कादयोः मावशाना नाम, मावशाना नाम स्पर्शाः, और स्पर्शाः को ही तो भैया स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट क्या हुआ? ऐसा वर्ण जो मुख के या मुख गुहा के किसी न किसी भाग के द्वारा छुआ गया है, उसको ही तो स्पर्श कहते हैं। अरे भाई, कहाँ से स्पर्श होगा? मुख के किसी न किसी भाग से, किसी न उच्चारण स्थान से होगा। उच्चारण स्थान 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यहीं से कहीं ना कहीं से छूकर आया होगा। तो कादयोः मावशाना स्पर्शा, यानी का से लेकर के माँ तक के जो हमारे पास में 25 वर्ण हैं, उनको ही तो हम कहते हैं क्या? स्पर्श वर्ण। तो ये स्पर्श को ही तो स्पष्ट कहते हैं। तो स्पष्टम कितने? 25। कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर के माँ तक को स्पष्ट कहा जाता है। ईसद स्पष्ट का मतलब कम कम स्पर्श होने वाले। ईसद मतलब कम या थोड़ा, स्पष्टम माने स्पर्श होने वाले। तो इसके लिए आप एक चीज़ जानते हो कि अर्धस्वर किसको कहते हैं? तो अर्धस्वर इसीलिए तो कहते हैं हम यावाराला को। अंतस्थ को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? संस्कृत में जो देखो, हिंदी में अगर बात करें अर्धस्वर तो या और वा को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में अर्धस्वर या वा रा ला तीनों को कहा जाता है। इनको हम क्यों कहते हैं अर्धस्वर? क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये पूरी तरीके स्पर्श नहीं होते हैं, ये कुछ न कुछ किसके स्टाइल में बोले जाते हैं? तो आप कहेंगे कि स्वरों की तरीके से बोले जाते हैं, और वे समस्त वर्ण जो स्वरों की तरीके से बोले जाते हैं वही तो कम स्पर्श होते होंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि यणोः अंतस्थाः। यणोः, ये क्या बना हुआ है? देखो, हिंदी का आ बना हुआ है। जब आ को हम संधि में जोड़ते हैं ऐसे कहते हैं यणोः अंतस्थाः, यानी कौन कौन से? या, व, रा और ला। हलंत लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? क्योंकि ये आधे आधे होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो यावा राला जो है हमारा, वो क्या है? ईसद स्पष्ट है। अब बात आती ईसद विव्रतम की। विव्रत माने खुला, खुला माने जब आवाज़ अंदर से आए और सांस श श श ह। देखो, जब हम ऊस पढ़ते हैं तो हवा तो आती ही आती है और ऊपर से ताकत भी खर्चा होती है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि इसके अंतर्गत कौन आते हैं? तो हम कह देंगे कि ऊष्माणोः। क्या कह देंगे? हम कहेंगे सल ऊष्माणाः। क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे सल ऊष्माणाः। याद करिए भैया, अभी पिछले ही मैंने वीडियो में आपको बताया है, जब मैं पढ़ा रहा था प्रत्याहार, तो मैंने आपको बताया है कि भैया जो प्रत्याहार, सल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आते हैं श, ह, श और हा। तो बताइए ईसद विव्रतम में कौन आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये आ जाएंगे सल या ऊष्माणा आ जाएंगे। अब बात आती है विव्रत की। किसकी? विव्रत की। तो विव्रत में कौन कौन से आएंगे? तो विव्रत में जो आएंगे, अब बताइए, देखो अभी मैंने कहा था कि जो यावाराला होते हैं ये कैसे होते हैं? अर्ध। कैसे होते हैं? अर्ध। देखो, अर्ध विव्रत की अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं। और जो समस्त स्वर होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? विव्रतम होते हैं। ये हिंदी को इससे रिलेट ना करना, धोखे से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरी बात। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर हम लिख देंगे अच। और अच किसको कहते हैं? स्वरों को कहते हैं। जो समस्त स्वर हैं वो किस में आ जाएंगे? विव्रतम में आ जाएंगे। तो फिर संवर्तन के लिए क्या बचा? तो आ बचा, छोटा आ। लेकिन इसके लिए शर्त है, क्योंकि छोटा आ तो अच में आ गया है ना एक बार। शर्त क्या है कि आ कब?
जब ये प्रयोग की दशा में होगा। क्या होगा? प्रयोग की दशा में जब ये होगा तब ये कहलाएगा संवृतम। बस आपको याद रखना है, ये कभी पूछा नहीं जाना है। पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि जो ह्रस्व आ है ये प्रयोग की दशा में क्या होता है, तो आप कहेंगे संवृत। प्रयोग की दशा क्या है? देखिए, किसी भी वर्ण की दो दशाएं होती हैं, एक होती है प्रक्रिया की दशा और एक होती है प्रयोग की दशा। प्रक्रिया की दशा का मतलब प्यारे बच्चे है कि जब वो कोई भी जो वर्ण है वो बन रहा है, जब वो बन रहा है तो प्रक्रिया में है, और जब वो बन गया तो प्रयोग किया जाएगा। तो अगर वो बन रहा है तब वो विवृत है, लेकिन जब वो प्रयोग हो रहा है तब वो संवृतम है। माने जो छोटा आ है, अगर जब ये प्रक्रिया की दशा, अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा ह्रस्व आ है ये प्रक्रिया की दशा में कैसा है, तो आप कहोगे प्रक्रिया की दशा में ये कैसा है, ये है विवृतम। लेकिन अगर कहा जाए प्रयोग की दशा में कैसा है, तो संवृतन। तो प्रक्रिया की दशा मतलब जब कोई भी वर्ण बन रहा है, जब उसका प्रादुर्भाव हो रहा है, तो वो क्या है, तो आप कहेंगे तब उस दशा में वो है अच यानी विवृतम, और जब वो प्रयोग हो रहा है तो वो क्या है, संवृतम। तो इस प्रकार से पांचों जात एक बार दोहराते हैं आपके सामने। पहला है स्पृष्टम, फिर है ईसद स्पृष्टम, फिर है ईसद विवृतम, फिर है विवृतम और फिर है संवृतम। तो अगर स्पृष्टम की बात करें तो कादयो माव शाना नाम स्पर्शा, यानी का से लेकर माँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो क्या हैं, स्पर्श हैं। ईसद स्पर्श में क्या हो जाएगा, यणो अंतस्था, तो बिल्कुल क्रम लगा है। जैसे माँ की लाइन खत्म हुई तो या की लाइन शुरू होती है, या की लाइन खत्म होती है तो सा की लाइन शुरू होती है, और सा की लाइन खत्म होती है तो स्वर शुरू होते हैं। ऐसे याद कर लो ना, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। क्यों मैंने इनको सेट किया हुआ है, नहीं तो ये पहले ये बाद में होता है, लेकिन आप ऐसे याद करो ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि पहले माँ तक लिखो पहले वाले में, फिर या वाली लाइन लिख दो, फिर सा वाली लाइन लिख दो, फिर पूरे स्वर लिख दो। इसको याद कर लो कि आ जो है वो प्रयोग की दशा में आएगा तो ऐसा कहलाएगा। बताओ समझ पाए कि नहीं? अगर समझ गए हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, और आगे की अब चर्चा में हम लोग चलते हैं कि वाह्य प्रयत्न के स्थान पर कौन कौन से होते हैं। हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल हो गया है, और इनको आपको सबको याद कर लेना है, ठीक है? क्योंकि आप याद नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में आ जाएंगे। मतलब याद तो आपको करना ही है ना, और आप प्रक्रिया से लिखना सीखिए, और जैसे आप लिखना सीखेंगे तो अपने आप से ये सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी आपको। तो प्रयत्न स्थान में हमने अभ्यंतर प्रयत्न यानी आंतरिक प्रयत्न को सीख लिया है। अब देखो हम बाह्य प्रयत्न में जाते हैं। देखो, तो दूसरा जो हमारा टाइप था वो था बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य, देखो इसको ऐसे ही लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है? हा और या है, आधा हा और पूरा या है। वाह्य, बार बार ये लिखता है वाह्य, हटा के लिखते हैं, वाह्य प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये कितना होता है, अभी मैंने बताया कि ये तो प्यारे बच्चे होता है 11 प्रकार का, और आप भी जानते हो कितना होता है, 11 प्रकार। कौन कौन से 11 हैं जरा ध्यान देना। 11 पहले सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे, जोड़े में आते हैं ये, समवार और विवार, समवार और विवार, समवार और विवार। फिर होता है श्वास और नाद, श्वास और नाद। फिर होता है घोष और अघोष। क्या होता है, घोष एवं अघोष। फिर उसके बाद में क्या है, फिर अल्प प्राण और महाप्राण, यहाँ पर लिखते हैं। फिर है, यहीं से लिखते हैं, यहाँ से अल्प प्राण और महाप्राण। फिर क्या है, देखो हमने आपको सिखाया भी था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। काउंटिंग कर लेते हैं इनकी, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे कि समवार क्या है, ये सब क्या होते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं उल्टा। अगर पूछा जाए कि लास्ट के 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनमें तीनों में किसकी चर्चा है,
आप कहेंगे स्वरों की चर्चा। ध्यान करिए, मैंने कहा था कि कोई भी अगर कोई भी स्वर है, चाहे वो आ हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो ऊ हो, चाहे वो ओ हो, लेकिन चाहे वो प्लुत हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, लेकिन उदात्त अनुदात्त स्वरित जरूर होता है। तो यहाँ पर आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ए इसमें आ जाएगा, ओ इसमें आ जाएगा, नहीं। तीनों के जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों पैटर्न किसके हैं? तो ये स्वरों के हैं, और प्रत्येक स्वरों में ये तीन के तीनों आते हैं। प्रश्न आपसे आता है कि निम्न में से स्वर नहीं आते हैं, इन तीनों में से कोई एक लिखा होगा और इनमें से कोई एक लिखा होगा। अगर ये तीनों आ गए तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से स्वर नहीं आते हैं, तो इनमें से कोई, मतलब ये तीनों एक साथ। अब ये नहीं कह सकते हैं कि छोटा बड़ा, इसको दे दो छोटी बड़ी, इसको दे दो छोटा, नहीं। अगर छोटा आ है तो वो छोटा आ तीन प्रकार का है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और ह्रस्व भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, और प्लुत भी उदात्त अनुदात्त। अगर आपने जो हमने पढ़ाया था स्वर की, अगर आपने चर्चा सुनी, आप समझ पा रहे होंगे बेहतर कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि तीनों में स्वरों की चर्चा होती है। तो याद रखेंगे कि उदात्त अनुदात्त और जो स्वरित हैं, तीनों के तीनों में आपकी किसकी चर्चा होगी? तो आपकी किसकी चर्चा है? तो आप कहेंगे हमारे स्वरों की चर्चा होती है। ठीक, अब बात आती है अल्प प्राण की, और बात आती है हमारे पास में महाप्राण की। अगर हम अल्प प्राण की बात करना चाहें तो अल्प प्राण जो है हमारा, उसमें है, अब देखो हिंदी में जाओ, होता है वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण एवं अंतस्थ, ये तो होता है प्रथम तृतीय पंचम एवं अंतस्थ। इसमें कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं वर्गाणाम, देखो सूत्र दिया गया है, वर्गाणाम प्रथम तृतीय और पंचमाह। क्या है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह यणश्च अल्प प्राणः। फिर क्या लिखेंगे? यणश्च अल्प प्राणः। एक बात हो गई। सूत्र पढ़ो, सूत्र क्या कहता है? वर्गाणाम माने वर्गों का, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, चा का मतलब एवं और यण, प्रथम तृतीय पंचम तथा यण वर्ण जो होता है वही तो अल्प प्राण है। सबसे पहले बताओ, ये सब आपने नोट कर लिए, इसके नाम। अब ध्यान से सुनो, इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। इनको अभी हम हटा देते हैं ताकि हमें चर्चा करने में काफ़ी हमको मदद मिलनी चाहिए। ठीक, महाप्राण हटा दिया हमने, तो हम लिखेंगे प्रथम तृतीय और पंचम। कौन कौन सा है? का, गा और अंगा, च, जा और इया, ट, डा और अणा, ता, दा और ना, पा, बा और मा। माने ये 1 2 3 प्रथम तृतीय पंचम ये आने चाहिए। उसके बाद में यणश्च, यण आना चाहिए। यण प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? अभी भी बताया था, य, व, र और ला, यही तो आएंगे प्यारे बच्चे। बताओ, सब में हलंत लगनी है, और इन सब में भी आप हलंत लगा कर ही लिखें, क्योंकि आप संस्कृत लिख रहे हैं। तो संस्कृत में जो हमारे पास में व्यंजन होते हैं वो हमेशा हलंत लगा कर के ही होते हैं। तो जब भी लिखें हलंत लगा कर ही लिखेंगे। ठीक बात हो गया। अगर इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, अगर पूछा जाए बताओ का कैसा है, तो आप कहेंगे अल्प प्राणः। कहा जाए कि बताओ गा कैसा है, अल्प प्राणः। अब चर्चा करते हैं हम महाप्राण की। ध्यान से देखो, चर्चा आती है महाप्राण। महाप्राण में क्या है? तो महाप्राण के लिए सूत्र लिखा गया है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च। क्या है? देखो, अगर आपने संस्कृत में सूत्रों का सहारा लिया तो याद रखना, जीवन में कभी आपसे कुछ गलत नहीं होता है, बस सूत्रों को कंठस्थ करने की कोशिश करें। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ, ये देखो ऐसे, चतुर्थौ सलश्च, सलश्च महाप्राणाः, महाप्राणाः। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणा, यानी कि प्रथम और प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं चतुर्थ वर्ण तथा सलश्च माने सल, सलश्च माने सल के वर्ण। चलो देखते हैं, हम देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा भैया
कि द्वितीय और चतुर्थ। पहले का द्वितीय क्या है, खा और घा, धा लिख दिया, घा। फिर क्या है, दूसरे का क्या है, तो आप कहेंगे छा और झा। फिर क्या है, तो आप कहेंगे ठा और ढा। फिर क्या है, था और धा। फिर क्या है, तो आप कहेंगे फा और भा। एवं सलश्चा। अब बताइए सल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे अभी भी बताया है, श, श, श एवं हा। अरे यही तो आएंगे प्यारे भैया, अरे यही तो आएंगे ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यही आएंगे। तो अगर ये आ जाए तो इनको आप महाप्राण लिख दीजिएगा, ये आ जाए तो इनको आप अल्पप्राण लिख। आपको आता है, पता है, मुझे भी ये बात पता है, लेकिन सूत्र याद करिए। अल्पप्राण का क्या है, वर्गाणाम तृतीय, प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः, यणश्च अल्पप्राणाः। और अगर उसकी बात करें उसमें क्या आ जाएगा, तो उसमें आ जाएगा वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि महाप्राण और भैया अल्प प्राण में कौन कौन सा आएगा। ठीक, चलो अब हम करते हैं आगे की बात। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर आगे की चर्चा हम चालू करते हैं। देखो, ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब हमारे पास में बचे हैं, हम ये कर चुके अल्प प्राण महाप्राण कर चुके, उदात अनुदात और स्वरित कर चुके। अब हमारे पास आगे के बचे, उनको हम फटाक से ख़त्म करते हैं, ताकि आज की चर्चा को हम इसी क्लास में समाप्त कर पाएँ। देखो, हमने कहा था होता है विवार और संवार। विवार और क्या होता है, आप कहेंगे विवार और संवार होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, तो आपने कहा था श्वास और नाद होता है। फिर आपने कहा घोष और अघोष होता है, घोष और अघोष होता है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। वो बात क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे एक बार। एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। अगर कोई वर्ण अगर विवार है तो वो संवार जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, असंभव सी बात है। अगर कोई वर्ण श्वास है तो वो नाद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कोई वर्ण घोष है तो वो अघोष नहीं हो सकता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताइए चा वर्ण क्या है, घोष है, तो क्योंकि यहाँ पर आप जोड़े में पढ़ेंगे, यहाँ आपको घोष ये अलग अलग नहीं पढ़ना है, आप दो जोड़े पढ़ेंगे। कौन कौन से जोड़े पढ़ेंगे, तो आप जोड़ा पढ़ेंगे, एक विवार श्वास और अघोष का, संवार नाद और घोष का, दो जोड़े पढ़ेंगे। एक जोड़ा पढ़ेंगे संवार नाद और घोष, और बाकी क्या बचा, एक जोड़ा पढ़ेंगे विवार श्वास और अघोष का। यानी यहाँ पर आपको फुटकर नहीं पढ़ने हैं, यहाँ आपको जोड़े में पढ़ने हैं। ये पूरा आपको जोड़ा पढ़ना है, इन जोड़े में क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है। तो अब देखो, इसके लिए एक सूत्र होता है, हसः संवारो नादः घोषा हशः। सूत्र क्या कहा गया है, सूत्र है हशः संवारो नादः घोषः। क्या है, हशः संवारो नादः, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, दिख रहा है, संवारो नादः घोषा। और इसके लिए क्या होता है, खरः, क्या है, इसके लिए सूत्र है कि खरः खरो विवारः श्वासो अघोषाश्च। क्या है, इसके लिए है खरो विवारः, विवारो श्वासः अघोषश्च। अब देखो, दो चीज़ें आपके सामने आई हैं। एक तो आया है आपके साथ में हस प्रत्याहार, शुरू में ही लिखा हुआ है हशः, हस संवारो, यानी जो हस प्रत्याहार में जितने भी शब्द आते हैं वो संवार भी हैं, नाद भी हैं और घोष भी हैं। जो खर प्रत्याहार, ये देखो खरह लिखा हुआ है, खरो हो गया है, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगी तो आधा पूरा हो गया है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है आपके साथ में, खर प्रत्याहार आया है।
हंस प्रत्याहार और खर प्रत्याहार। अगर हंस प्रत्याहार की बात करें तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो ये समझ गए ना, ये देखो इनसे जोड़े बन गए हैं, ये इनका काम खत्म हो गया है, इनका कोई मूल्य नहीं। बस याद रखना, जो विवार है वो संवार नहीं होगा, श्वास है वो नाद नहीं होगा, घोष है वो अघोष नहीं होगा। देखो यहाँ पर संवार, नाद, घोष तीनों अलग अलग, विवार, श्वास, अघोष तीनों अलग अलग, यानी इनका कोई मूल्य है क्या, तो आप कहेंगे इनका कोई मूल्य नहीं है। आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है हस प्रत्याहार। तो हा से सा तक पहले लिखो, क्या महेश्वर सूत्र, आप लिखेंगे हय वरट, एक लिख लिया। दूसरा क्या लिखेंगे, लण, फिर क्या है यम, यम अंग गड़ नम, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, झ भ ई, झबई, फिर घ ढ ध और श। ये वाला सा तो चाहिए नहीं, सीटी वाला सा चाहिए। आगे आगे अभी लिखते रहो। फिर उसके बाद में आ गए जब ग, फिर जब गड़ द श, आ गया सा, ये वाला सीटी वाला सा। अब बताइए, अगर हम पूछे बताओ हस प्रत्याहार के अंदर ह और श प्रत्याहार के अंदर कौन कौन आएंगे, इसके ऊपर और इसके बीच वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चूँकि पीछे जो लिखे हुए हैं हमारे पास में ये क्या है, इस संज्ञा, इनको तो लेना नहीं है। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसके अंतर्गत आएगा य व र और ला, आ गए। उसके बाद क्या आएगा, पंचमाक्षर आएगा, पंचम वर्ण क्या आएगा, पंचम में कौन कौन आएगा, इया, अणा, न, म और अंगा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, फिर चतुर्थ और तृतीय, फिर चतुर्थ वर्ण आएगा। चतुर्थ का मतलब झ भ घ ढ और धा, एवं तृतीय आएगा। तृतीय का मतलब जब गड द। तो यहाँ पर देख के बताओ, क्या हस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन आते हैं, यावर वाला आता है, ये पांचवा आता है, चतुर्थ आता है, यानी ये वर्ण क्या है, संवारनाद घोष हैं। अगर यहीं पर हम नीचे की बात करें खर प्रत्याहार की, तो हमें खा कहाँ मिलेगा, तो खा तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं अभी। चलो खा में चलते हैं, द्वितीय भी यहाँ पर आएगा। तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हो जाएगा खफ, छ ठ थ और च ट त और व। और फिर क्या है, का पाय, फिर क्या है श ख श और रा। ये देखो मिल गया रा, क्या मिल गया रा, ये देखो मिल गया रा, मिल गया हमारा, ये मिल गया हमारा खा। तो बताओ खर प्रत्याहार के अंदर कहाँ से आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो फिर कौन कौन आएंगे, तो द्वितीय वर्ण आएंगे। द्वितीय माने क्या, ख फ छ ठ और था, फिर च ट त, फिर क और पा एवं शाखा श। अरे यही तो आएंगे, बताइए। तो आपको यहाँ पर इतना तो कम से कम पता चला ना कि संवारनाद घोष में कौन सा प्रत्याहार आता है, हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्ण किसके वर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे संवार, नाद एवं घोष के होते हैं। एवं खर प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्ण किसके होते हैं, तो संवार, विवार, श्वास और अघोष के होते हैं। और ये हमेशा प्यारे बच्चे किस में आते हैं, तो आप कहेंगे ये हमेशा और हमेशा जोड़े में आते हैं, ये कभी भी सिंगल प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो हस प्रत्याहार में आने वाले समस्त वर्ण किस में आएंगे, आप कहेंगे संवारनाद घोष में आएंगे। इसमें क्या आएंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि संवारनाद घोष में कौन आता है और विवार श्वास घोष में क्या आता है। पूछे जाते हैं कि निम्न में से संवारनाद घोष का वर्ण नहीं है या निम्न में से विवार श्वास अघोष का वर्ण नहीं है। बताओ यहाँ तक समझ गए, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। और देखो प्रत्याहारों का कितना महत्व है, बिना प्रत्याहार के आप इसको कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने कहा था कि महेश्वर सूत्र याद करो ताकि प्रत्याहार बना पाओ और अपने मन से प्रत्याहारों का निर्माण करो और अपनी समस्याओं को सुलझाइए। अगर आपने सूत्र याद कर लिए तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा कभी भी। तभी मैं कहता हूँ संस्कृत में सूत्रों का विशेष महत्व है। हसः संवारो नादः घोषः और खरो विवारो श्वासा अघोषचा। तो खर और हस प्रत्याहार याद रखिएगा
और इनके वर्ण आप खुद ही परीक्षा में अपने आप से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको महज और सूत्र वहाँ पर याद होगा या आता होगा। तो इस प्रकार से वाह्य प्रयत्नों के आधार पर, और प्रश्न कैसे आएगा हमने ये भी बताया आपको, हमने घोष बताया, घोष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित बताया। अब इनके आपको ये देखो याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चे कि हस में कौन आता है, खर में कौन आता है। जो हस में आते हैं वो सम्मार, नाद, घोष, एक साथ में तीनों चीज़ें। अगर जैसे या है तो सम्मार भी है, नाद भी है, घोष भी है। अगर ला है तो सम्मार, नाद, घोष तीनों है। अगर माँ है तो सम्मार, नाद, घोष, मतलब एक जोड़े में आए हैं यहाँ पर संस्कृत में, यहाँ पर ऐसे ही है। क्या मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा भरोसा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और प्यारे बच्चे, हम चाहते हैं कि और भी हम संस्कृत की जो नई नई चीज़ें उनको डिकोड कर करके, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही लोग कठिन तरीके से बताते हैं, जो कि गलत बात है। हमें तो एक वे चाहिए ना, सरल सा, इसलिए हम इसके चक्कर में और भी प्रयास करेंगे, ताकि और भी आपको हम सरल सरल चीज़ों या सरल सरल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपको पढ़ा पाएँ, ताकि आप जब पेपर में बैठें तो आपको खुद वहाँ पर दिमाग में चीज़ें आएँ कि अच्छा ये तो ऐसे बताया गया था, हैं, हसाह सम्मारो नादा घोषा बताया गया था, खराह विवारो श्वासा अघोषा बताया गया था, तो आपको याद आना चाहिए। सॉरी। आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो नॉलेज है, बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप भी बहुत ही मज़े तरीके से इसको पढ़ रहे होंगे। जिसका एक बार स्क्रीनशॉट नहीं हुआ, मैं एक बार मौका देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। हम आपसे विदा चाहते हैं। हम आपसे अगले वीडियो में मुखातिब होंगे। अगले वीडियो में मुखातिब होते हुए जो आपके अगले टॉपिक के बारे में चर्चा हम लोग विस्तृत तरीके से करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वही एक ऐसा हथियार है जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।